मैगजीन सितंबर की जो है उसको डिस्कस कर रहे थे हम लोग। उसमें एनवायरनमेंट वाला पार्ट देखेंगे। इसमें हम देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है। जल संचय जन भागीदारी जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया है गुजरात सूरत से। पीसीएस में आ सकता है ये क्वेश्चन, कहाँ से लॉन्च किया है, यूपी वाले में। इसमें क्या होगा कि कम्युनिटी पार्टनरशिप को मतलब कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा वाटर हार्वेस्टिंग इनिशिएटिव्स में। ठीक है। उसमें ये है कि गुजरात गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, उसके बेसिस पे ये लाया गया है। मिनिस्ट्री कौन सी है, जल शक्ति। तो ये दो चीज़ें प्रीलिम्स पीसीएस में आएंगी, मेंस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं, तो देख लो मोटा मोटा, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि भाई जो ट्रेडिशनल विजडम है हमारी वाटर हार्वेस्टिंग में उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि हम नदियों को गॉड एंड गॉडेसेस का रूप देते हैं। होल ऑफ सोसाइटी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाएंगे। होल ऑफ सोसाइटी मतलब कि कोई भी चीज़ को फ्रेगमेंटेड तरीके से नहीं, मतलब सबकी भागीदारी होगी, जन भागीदारी होगी पूरी कम्युनिटी की। ठीक है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट सोसाइटी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब साथ मिलकर काम करेंगे। होल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, सारे डिपार्टमेंट सबका जो अपना अपना रोल होगा वो काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मनरेगा को रूरल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री संभालती है तो उसका भी रोल आएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, उसका रोल आएगा। तो अलग अलग मिनिस्ट्री का अलग अलग रोल आएगा। ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का रोल आएगा। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब है ये। उसके बाद क्या है कि ट्रीट वाटर कंजर्वेशन एज अ सोशल कमिटमेंट। पॉलिसी मैटर नहीं है, सोशल कमिटमेंट है भाई, क्योंकि वाटर वाटर सबके लिए ज़रूरी है, पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, तो सबका कमिटमेंट ज़रूरी है इसमें। ठीक है। ऑलरेडी एक इनिशिएटिव चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके साथ ही अलाइन करता है ये इनिशिएटिव। जन भागीदारी का जो है, जल संचय जन भागीदारी, ये और जल शक्ति अभियान ये सेम ही है। मतलब इसमें भी कम्युनिटी पार्टनरशिप है, जिसमें कि हम वाटर शेड मैनेजमेंट करेंगे या फिर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंस क्या है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का वाटर कंजर्वेशन में। इसमें मतलब कोई मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है मेंस में, बट फिर भी चांसेस हैं कि इनडायरेक्टली वो पूछ ले कि वाटर कंजर्वेशन इज़ नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट बट फॉर सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है। तो उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स पते होने चाहिए जो आप लिख सकते हो। जैसे कि ये क्या है कि ये जो एग्जांपल्स है ना, ये आपको पता होते हैं, तो मतलब ये जो मेन पॉइंट्स हैं आप खुद बना लोगे वहाँ पे। जैसे जल जल सहेली है, पानी पंचायत बुंदेलखंड का एग्जांपल है। यूपीपीसीएस में मेंस में सवाल आता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जल सहेलीज जो हैं, पानी पंचायत का क्या मतलब होता है कि जो पर्टिकुलर एरिया है, जो वार्ड एरिया है, पंचायत एरिया है, उसमें जो पंचायत है या ग्राम सभा जो हैं उनका रोल होगा कि वाटर कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। लोकल नॉलेज को हम यूज़ कर सकते हैं कैसे, तो उसमें ये एग्जांपल, हर पॉइंट के साथ एग्जांपल आपके पास होना चाहिए। बाड़ी फार्मिंग सिस्टम, जिसमें क्या है कि भाई एक होल ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच, कि भाई फ्रूट ट्रीज, वेजिटेबल, पॉन्ड, इन तीनों का को एग्जिस्टेंस इंश्योर करेगा कि वाटर कंजर्वेशन भी हो रहा है। ठीक है। आपको जो वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट चाहिए, वो भी मिल रहे हैं आपको। इकोलॉजिकल प्रोसेस है। एग्जांपल लिख देंगे बारी फार्मिंग सिस्टम, और ये एक लिख देंगे होल ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच। ये लोकल नॉलेज जो है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको यूज़ कर रहे हैं। सेंस ऑफ ऑनरशिप, पानी पंचायत, वही जो ये वाला एग्जांपल है ना, स्टेट अलग है। इसमें क्या है कि भाई सेंस ऑफ ऑनरशिप कब आएगी, जब आपको लगे ना कि आप भी स्टेक होल्डर हो उसमें। ठीक है। आप भी डिसीजन मेकिंग में आपको भी पूछा जा रहा है। सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी तो आपका पार्टनर, जो आपका पार्टिसिपेशन है वो सस्टेनेबल होगा। उसके बाद क्या है कि इंक्लूसिविटी, इक्विटी बढ़ाता है कि सभी सेक्शंस हैं हर सोसाइटी के, नॉट डिपेंडिंग ऑन कास्ट,
नॉट डिपेंडिंग ऑन जेंडर, सबको हिस्सेदारी मिलेगी। ठीक है। इनोवेटिव एक्सपीरियंस कि भाई हर हर देश में इतनी डाइवर्सिटी है, हर एरिया से हर तरह का आदमी अपने अपने जो उसके एक्सपीरियंस हैं, अपने अपने उसका जो नॉलेज है उसको यूज़ करेगा वाटर कंजर्वेशन में। तो हमारे पास कितने सारे अलग अलग तरीके आ जाएंगे वाटर कंजर्वेशन के। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लोकल जल समिति, जल जीवन मिशन, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें वो हाउस होल्ड तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना चाहते हैं। इसमें क्या है कि लोकल जल समिति में 50% लोकल विलेज वुमेन आनी चाहिए, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का भी अच्छा इनिशिएटिव है। और वैसे भी हमने देखा है कि जो वाटर कलेक्शन या हाउस होल्ड ड्यूटीज़ जो होती हैं, वाटर कलेक्शन की ड्यूटी वुमेन की रहती है। ठीक है, उसमें उनका काफ़ी टाइम प्रोडक्टिविटी वेस्ट होती है, क्योंकि अगर हाउस होल्ड के पास कोई वाटर सोर्स नहीं है तो उन्हें वाटर फैच करने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। राजस्थान में हमने देखा होगा। और उसके लिए उनको स्टेक होल्डर डिसीजन मेकिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेजॉरिटी उनको इम्पेक्ट कर रहा है वो। ठीक है। अभी नीरू चट्टू, ये है आंध्र प्रदेश का। नीर से नीरू मतलब जल को नीर भी बोलते हैं। जल जीवन हरियाली, इसमें भी बिहार का इनिशिएटिव है। पब्लिक स्टोरेज सिस्टम्स हैं जो उनको रेजुविनेट करना है। जल जल ही जीवन है हरियाणा का है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेसर वाटर इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वाटर टेबल गिर गया है, तो यहाँ पे ये इनिशिएटिव ज़रूरी है जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, लेस वाटर इंटेंसिव मिशंस क्रॉप्स उगाए जाएँ। काकतिया, ये बहुत फेमस है तेलंगाना का। ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको रेजुविनेट करना है। ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि इसमें प्रीलिम्स में ये हो सकता है स्टेट वाइज पूछ ले, मैच द फॉलोइंग में। मिशन काकतिया बहुत फेमस है, आगे स्टेट्स दे देगा, नाम लिख देगा। ठीक है। जल जीवन हरियाली, ये किसका है? बिहार का। नीरू चट्टू साउथ इंडियन नेम है, ये किसका है? आंध्र प्रदेश का। चिट्टू से चीरू, जो वहाँ के चिरंजीवी जो हैं उससे याद कर लो कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के। नीरू चट्टू, जल जीवन हरियाली, बिहार, ये हिंदी नाम है। जल ही जीवन है हरियाणा का, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वाटर टेबल गिरा हुआ है। काकतिया आपको पता है। ये कुछ ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, पहले लोग कैसे यूज़ करते थे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, तो ये मेंस में भी आ सकता है। ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर्स, ट्रेडिशनल विजडम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते थे, वो पूछ सकते हैं। दूसरा प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। जल मंदिर गुजरात में। ठीक है, तो याद कर लो, मंदिर सोमनाथ मंदिर गुजरात में, तो जल मंदिर। ठीक है। कुल खत्री, ये हिमाचल प्रदेश में है। जैबू नागालैंड में है। एरी और आनीस, ये तमिलनाडु में है। डोंग्स असम में है। काटास बांध्स, ये उड़ीसा मध्य प्रदेश। जोहाड़, ये आपने सुना ही होगा, राजस्थान में। पैट, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में दोनों में काम आ सकता है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि टेक्निकल नॉलेज, ये सब जो ज़रूरी है वाटर के लिए, डेटा वगैरह वो नहीं है लोगों के पास। लोग तो एक इनफॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है कि ज़्यादातर इन इनिशिएटिव्स में एक कह सकते हैं कि परफंक्ट्री, मतलब बहुत ही कैजुअल अप्रोच रहती है। उसमें ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं की बात को यूज़ किया जाता है। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो बस दिखाने के लिए होता है, ऐसा मान लो। मियर सेरिमोनियल, जो बात अभी मैंने बताई। लिमिटेड एसोसिएशन विद आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों को, एनजीओ वगैरह उनको कम इन्वॉल्व करना, ये सब मतलब गवर्नमेंट का जो अप्रोच होता है आइसोलेशनिस्ट, एलिटिस्ट, जो ब्यूरोक्रेसी का अप्रोच होता है, हम बोल देते हैं इनिशिएटिव्स ये, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा। जैसे आप देख लो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होते हैं उनमें लिखा हुआ है कि सोशल कंसेंट ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन वो एक एक फॉर्मल लेवल पे है, उसका कितना ग्राउंड पे इफेक्टिवली पार्टिसिपेशन कर पा रहे हैं, या फिर जैसे लैंड एक्विजिशन में भी है सोशल इम्पैक्ट असेंट, तो वो ग्राउंड पे उतना इफेक्टिवली नहीं है, वो पेपरों में ज़्यादा रहता है। ठीक है, या फिर बहुत ही एक कह सकते हैं कि बस दिखाने के लिए, या फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं होता। ठीक है,
तो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ भी लिख सकते हैं। जो नॉर्मल गवर्नेंस के इश्यूज हैं वही रहते हैं, सेम ही रहते हैं हर जगह। कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, इसमें यह है कि एक डेटा होना चाहिए हमारे पास। कोई भी पॉलिसी है उसके लिए डेटा बहुत ज़रूरी है कि हमें करना क्या है, कितना है अभी हमारे पास, कितना और ज़रूरत है। ठीक है, CSR के फंड्स, उनकी जो टेक्निकल नो हाउ है उसको यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे कि लाइफ इनिशिएटिव है, RRR है। ठीक है, इनोवेटिव अप्रोचेस, सोलर पावर्ड वाटर फिल्ट्रेशन, डीसैलिनेशन, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने साल पूछ लिया है मेंस में कि जो न्यू टेक है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वाटर फिल्ट्रेशन में या फिर क्लीनिंग वाटर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है ना, वाटर की स्कैरसिटी बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं उसको। ये मेंस में क्वेश्चन था 15 नंबर में। पॉलिसी सपोर्ट पॉलिसी सपोर्ट में यही है ना भाई कि MSP वगैरह जो हैं ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाएं। दूसरे इनिशिएटिव्स क्या हैं, ये जल जीवन मिशन में बताया था मैंने कि कैसे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में टैप जो है वो हाउस होल्ड लेवल तक होना चाहिए। कृषि सिंचाई योजना है, ये वाटर इरिगेशन के लिए है, इसमें हर खेत को पानी कंपोनेंट है। ठीक है, पर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इसमें क्या है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पे स्प्रिंकलर वगैरह और वो सब यूज़ होंगे। वाटरशेड डेवलपमेंट है ये, इकोसिस्टम अप्रोच है जिसमें कि वाटरशेड को डेवलप किया जाएगा। अटल भूजल योजना है, इसमें ग्राउंड वाटर को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से किया जाएगा। हमने 3 देख ली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के। अटल भूजल योजना, ये जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव्स और जल शक्ति अभियान, ये 3 गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। बाकी हमने ये देखे कि ये स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं। नीरू चेट्टू जल जीवन हरियाली, जल ही जीवन है, मिशन काकतिया। और यूपी में जल सहेली, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बाड़ी फार्मिंग सिस्टम, पानी पंचायत उड़ीसा की। ठीक है, तो वाटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आप कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को दिखाओगे या डिसेंट्रलाइज अप्रोच ऑन वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर क्रिटिकलिटी ऑन रिजॉल्विंग द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर, उसमें ये सारे पॉइंट्स, मतलब ये आर्टिकल काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, अगला न्यूज़ क्या है, गवर्नमेंट ने एक मिशन मौसम अप्रूव किया है 2000 करोड़ के बजट से। PCS में ये डेटा पूछ सकते हैं। मिशन मौसम है और एक प्रोजेक्ट मौसम है। प्रोजेक्ट मौसम तो इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रोजेक्ट जो मौसम है वो उसके लिए है जिसमें कि हम जो भी इंडियन ओशन में हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ अपने जो टाइज हैं, जो ओल्ड टाइज हैं, उनको रिवाइव करना, फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, तो वो है प्रोजेक्ट मौसम। ये है मिशन मौसम। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो वेदर और प्रोडिक्शन है, उससे रिलेटेड साइंस है, रिसर्च वगैरह, उसको बूस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम इस्टेब्लिश करेंगे रडार, नेटवर्क ऑफ रडार, सैटेलाइट का यूज़ करेंगे, विंड प्रोफाइलर्स। ये नाम क्या है ना, मेंस में आंसर लिखने के लिए टर्म्स होने चाहिए, क्योंकि वो कैब का बहुत इंपॉर्टेंस है। रेडियोमीटर्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। इसको ऐसे ना लिख के एक सर्कल बना के भी लिख सकते हो क्या क्या टैग यूज़ करेंगे। उसके बाद क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर कहाँ बनाएंगे भाई, IITM पुणे में। क्लाउड सिमुलेशन चैम्बर का मतलब क्या है कि भाई कैसे क्लाउड काम करता है उसको सिमुलेट करना, मतलब एक लैब सी बना लेना जिसमें एक आर्टिफिशियल क्लाउड होगा, उसमें हम देखेंगे कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे बारिश होती है, ये सब चीज़ें। मिनिस्ट्री कौन सी है, अर्थ साइंस, यही रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च के लिए। ठीक है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसके अंदर है, IMD, नेशनल सेंटर और मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और IITM, ये पुणे में है, दिल्ली में है, और ये नोएडा में है। 2 फेजेज ऑफ मिशन मौसम। पहले फेज़ में 2026 तक क्या होगा कि वही नेटवर्क जो है रडार वगैरह, जो डॉपलर रडार है, HPC है, इनको
विंड प्रोफाइलर है, रेडियोमीटर्स है, इनको एस्टेब्लिश करेंगे। सेकंड फेज़ में आसमान में जो चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट एयरक्राफ्ट है। 2 फेजेस में ये प्रोग्राम काम करेगा। सिग्निफिकेंस आप नॉर्मल सोचो, आप क्या मतलब सिग्निफिकेंस होगा, ये पॉइंट्स को रटने से कुछ नहीं है भाई। अगर हमारे पास R&D है वेदर को प्रोडिक्ट करने की, तो हम वेदर रेडी, वेदर स्मार्ट रहेंगे, ठीक है। प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट होगा अपना, ठीक है। क्रॉप कैसे उगानी है, कौन सी उगानी है, टाइमली अपडेट उसका अगर रहेगा हमारे पास है। आंधी आने वाली है, ओले पड़ने वाले हैं, तो उसमें एक स्मार्ट पॉलिसी मेकिंग में काम आएगा, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, ठीक है। ये सेक्टर्स है, हर तरीके से डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। हमारे पास डेटा है, क्या होने वाला है, प्रोएक्टिवली डिसीजन ले पाएंगे हम, ठीक है। स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करेगा। स्टेक होल्डर्स फार्मर्स हो गए, ठीक है। सप्लाई चेन में जो हैं वर्कर्स हैं उनको, कि भाई क्या होने वाला है आगे, कैसे हमें अपना डिसीजन लेना है। लास्ट माइल जो स्टेक होल्डर्स हैं, नए नए अप्रोच यूज़ किए जाएंगे, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग, रेडियोमेट्री, नए अप्रोच ही हैं। क्या नाम है, विंड प्रोफाइलर है, डॉपलर रडार है। जो इसका प्रोडिक्शन है पंचायत लेवल तक जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे देश के लिए एक बता दिया कि देश या नॉर्थ में बारिश होने वाली है, साउथ में। पंचायत लेवल तक इतना डिसेंट्रलाइज लेवल पे ये प्रोडिक्शन कर पाएंगे, और इतना लीड टाइम, तो सोचो कि कितना फ़ायदा होगा। मतलब आपको लोकल क्लाइमेट तक का पता होगा, लोकल वेदर तक का पता होगा। नाउ कास्ट कहीं पूछ लिया, वैसे पूछेगा नहीं। शॉर्ट टर्म वेदर प्रोडिक्शन, मतलब बहुत ही घंटों घंटों में बताएगा, उसके लिए। वेदर फोरकास्टिंग के चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस वही हैं जिनको ये रिजॉल्व करना चाह रहा है। ट्रॉपिकल लोकेशन है इंडिया की, ठीक है। प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मौसम है वो बदलता है बहुत तेज़ी से ट्रॉपिकल लोकेशन में, ठीक है। ऊपर से मानसून का पता नहीं है, इतने ग्लोबल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कैपेबिलिटी कम है, ठीक है। ये यहाँ तक कर पाता है अभी IMD। तो जो पंचायत लेवल तक करेगा ये जो इनिशिएटिव है, मिशन मौसम, इक्विपमेंट्स बहुत कम है, उन्हीं को बढ़ाएगा ये। 39 डॉपलर रडार हैं चाइना के पास, देखो कितने, 217। इंटरप्रिटेशन करने के लिए फोरकास्ट मतलब बार बार गलत होता है, आपने देखा होगा कई बार कि बारिश होने वाली है लेकिन बिल्कुल सूखा पड़ गया, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का जो रोल है उसको टेक इन अकाउंट करेगा ये, कैसे इम्पैक्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। दूसरे क्या इनिशिएटिव्स हैं, ये मिशन मौसम है, ये मानसून मिशन है, ठीक है। 2012 में था मानसून मिशन। विंड्स, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है, जिसमें कि लोकल वेदर को हम अच्छे से फोरकास्ट कर पाएंगे। ये एग्रीकल्चर वाले किसी क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, कैसे टैग को यूज़ करके एग्रीकल्चर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ई टैग इन द एड ऑफ फार्मर्स सिलेबस में टॉपिक भी है। पृथ्वी विज्ञान स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की, इसमें 5 स्कीम्स हैं। ये एटमॉस्फेरिक रिसर्च, क्लाइमेट चेंज रिसर्च है जो, उसमें ये 5 स्कीम है। प्रीलिम्स में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, पृथ्वी स्कीम के अंडर अम्ब्रेला स्कीम है, कौन कौन सी ऑप्शन दे देगा। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऐसे करके, ऐसे नाम याद कर लो। अक्रॉस, अक्रॉस में ए पहले आ रहा है, एटमॉस्फेयर रिलेटेड रिसर्च होगी, ठीक है। ओ स्मार्ट, इसमें क्या है, ओशन, पहले पहले एक्रोनिम से पता चल रहा है कि ओशन रिलेटेड रिसर्च होगी। पेसर, पेसर में पोलर, पोलर रिलेटेड रिसर्च होगी। एस सेज, सिस्मोलॉजी, मतलब जो अर्थक्वेक वगैरह है, ठीक है, लैंडस्लाइड वगैरह, उससे रिलेटेड रिसर्च होगी। रीच आउट, री फॉर रिसर्च, ये RE से रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी कि इसमें आप रिसर्च करोगे, एजुकेट करोगे, ठीक है। आउटरीच में मतलब लोगों को बताओगे कि ये हमारे ऑब्जर्वेशन हैं। ये सैटेलाइट्स हैं ऑलरेडी जो काम कर रही हैं, इनसेट, 3DR, 3DS, ठीक है। IMD के इनिशिएटिव्स हैं, नाउकास्ट जैसे बताया कि शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी है, मौसम है, मेघदूत है, दामिनी है, लाइटनिंग अलर्ट के लिए दामिनी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये जो HPC हाई पावर कंप्यूटर है, प्रत्यूष और मिहिर, ये पूछ सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर 2018 में लॉन्च हुए थे ये।
प्रत्यूष और मिहिर। वे फॉरवर्ड कॉमन रहता है, इसको उतना मतलब एक वे फॉरवर्ड बना लो हर टॉपिक के लिए, उसको चेपना है आपको सीधा, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। जब R&D का प्रोजेक्ट है तो R&D में इन्वेस्ट करो, AI वगैरह को और यूज़ करो, कोऑर्डिनेशन करो अलग अलग एजेंसीज के बीच में, लोकल लेवल तक एजुकेट करो लोगों को, है ना। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के जो जो नेटवर्क्स हैं उनको स्ट्रेंथन करो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करो कंटिन्यूस, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करो, NGO वगैरह हैं, आप गवर्नमेंट हर लेवल पे तो नहीं पहुंच सकती ना, तो वहाँ पे हमें ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से उनका हेल्प लेना पड़ता है। अगला टॉपिक क्या है? ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ये आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यूपी में वोल्फ अटैक के केसेस देखे गए काफ़ी, बहराइच और ये जो एरिया है पीलीभीत और यहाँ पे काफ़ी अटैक्स वगैरह ये देखे गए। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है भाई कि या तो वाइल्ड लाइफ ह्यूमन को मारे या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को मारे, दोनों एक दूसरे के हैबिटेट में इनक्रोच करें, ठीक है। ये न्यूज़ है कि भाई पूछ सकता है कौन से स्टेट ने स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इससे क्या होता है, जब आप स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, तो फंड्स के लिए आप SDM जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है, ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। जब तक आप नहीं करते हो तब तक लोग दे आर ऑन देयर ओन, ठीक है। ये कुछ डेटा है कि 606 डेथ रिपोर्ट हुई हैं इसकी वजह से, एलिफेंट टाइगर अटैक्स की वजह से, ठीक है। की ड्राइवर्स क्या हैं, इसको डिवाइड करके अच्छे से लिखने, ये आंसर राइटिंग की अप्रोच है, इकोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, वाइल्ड लाइफ। तो उसमें आंसर आंसर थोड़ा सही लगता है, उसके सब पॉइंट्स बना लो, हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, एग्जाम्पल। ये तीन चीज़ें जो है ना, ये मतलब आंसर राइटिंग का वो है। आपको हर पॉइंट का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग होनी चाहिए, नंबर कट ही नहीं सकते। इकोलॉजिकल ड्राइवर्स में जो है सीजनल चेंजेस, नेचुरल कैलामिटीज़, एक्सट्रीम वेदर, इनकी वजह से क्या होता है ना कि जैसे सीजनल चेंज, मतलब पानी की कमी हो गई फॉरेस्ट में, तो जो एनिमल है बाहर निकलेगा, पानी नहीं हो, क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। बाढ़ आ गई, ठीक है, तो भागेंगे वहाँ से। तो इन चीज़ों की वजह से जो कन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रही है, क्योंकि वो ह्यूमन एरियाज में इंक्रोच कर रहे हैं, या फिर ह्यूमन उस उनकी जो वाइल्ड लाइफ लिमिट्स में वहाँ रहने लग गए हैं, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं वो कन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे को इनकाउंटर करते हैं। तो लैंड यूज पैटर्न, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब जो ह्यूमन कैसे उनके जो एरियाज हैं उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से उनके एरियाज को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो फिर वो इनकाउंटर है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ड्राइवर्स क्या हैं कि एनिमल की जो लाइफ साइकिल है या उसके जो मूवमेंट पैटर्न है या इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है, इनकी वजह से कैसे होता है कि भाई अब एनिमल की लाइफ साइकिल कैसे कि जब माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उसमें एनिमल कभी ह्यूमन हैबिटेशन जो है वहाँ पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे इनकाउंटर होता है, ठीक है। मूवमेंट पैटर्न्स क्या हैं एनिमल के, उसमें यह है कि भाई आपने वो उनके लिए तो सारा जंगल ही है ना, उनको क्या पता कौन सा रोड है क्या है, आपने बीच में रोड बना दिया, आपने एक कॉलोनी बसा दी, उनका मूवमेंट पैटर्न वो बदल नहीं लेंगे एकदम, तो वो पैटर्न डिस्टर्ब होता है, ठीक है, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होते हैं। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट, अब इसमें जो स्टेक इम्पैक्ट किस पे होगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर इम्पैक्ट होगा, वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा भाई, अगर वाइल्ड लाइफ के साथ इनकाउंटर हुआ तो या आप मरोगे या वो मरेंगे, ठीक है। उनके हैबिटेट को आप इंक्रोच करोगे तो जो रिसोर्सेज हैं वो कम होंगे, तो वैसे मरेंगे वो, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज और ये सब आप लिख सकते हो उसमें। इकोसिस्टम पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि जो बैलेंस है ना प्रेडेटर प्रे का, वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन को डैमेज जा रहा है। तो उस ये सारी क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई मान लो अब हिरन है, हिरन मरते जा रहे हैं, तो टाइगर भी, क्योंकि टाइगर उस पर डिपेंडेंट है, तो जो बैलेंस है, नेचुरल बैलेंस,
ह्यूमन अगर मार रहे हैं तो उससे वो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो उससे जो की स्टोन स्पीशीज हैं वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। इम्पैक्ट ऑन सोशल डायनामिक्स, मतलब इसमें ये है कि भाई ब्लेम गेम चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, वो फार्मर गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं, वो उन पे करते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ का लाइफ स्टॉक क्रॉप्स ये सारी चीज़ें लॉस हो रही हैं। कम्युनिटी प्रोडक्शन, जैसे कि भाई जो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की, वो इफेक्ट हो रही है। मान लो आपको पता है कि एनिमल अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करोगे, ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ाने में आप डरोगे, ठीक है। लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी, ट्रांसलोकेशन, ये सारे इम्पैक्ट्स हैं। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, एक तो ये बता दिया केरला ने, स्टेट ने वो डिक्लेयर कर दिया स्टेट डिजास्टर। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स, उनमें क्या है, ये सारे एरियाज हैं, ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि ह्यूमन और इनका जो इंक्रोचमेंट, ह्यूमन का इंक्रोचमेंट घटे उस एरियाज में, ठीक है। कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, स्पीशीज स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, लेपर्ड, ये सारे प्रोजेक्ट हैं स्पीशीज स्पेसिफिक। इसमें क्या आप स्पीशीज स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बना रहे हो, जिनको टारगेट कर रहे हो आपके, इनको प्रोटेक्ट करना है, वो प्रोटेक्ट कर रहे हो तो हैबिटेट भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये इसमें कई सारी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर है। नेशनल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एक्शन प्लान, पूरा पूरा मतलब ऐसा पता नहीं आपको, पता नहीं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन वाइल्ड लाइफ, नेशनल एक्शन प्लान ऑन प्रिवेंटिंग HWC। वे फॉरवर्ड क्या है कि कन्फ्लिक्ट से को एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ो आप, जैसे कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उसको मतलब ये पावर्स देता है कि फॉरेस्ट के अंदर कैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस को, अब जो फॉरेस्ट में ST कम्युनिटी है, ट्राइब्स वगैरह हैं, उनको एकदम नहीं हटा देंगे ना, तो कैसे पीसफुली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, उसको ये प्लान वगैरह बना सकते हैं। कन्फ्लिक्ट के कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करना है, बैरियर्स को, जैसे कि क्या नाम है बार्ब्ड वायर वगैरह हैं, इलेक्ट्रिक फेंस हैं, बायो फेंसिंग है, पेड़ वगैरह आप लगाते हो ताकि आपकी क्रॉप डिस्ट्रक्शन बच सके। इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, जो भी सूटेबल प्रिंसिपल्स हैं उनको मतलब जो जो हमारे पास डेटा है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके पॉलिसी बनाओ, ठीक है। ये जो ब्लैक में लिखा होता है ना, इस पर फोकस करा करो, बाकी जो एग्जाम्पल दिया होता है उस पर, बाकी जितना भी जिब्रिश है वो उसको आप खुद बनाओ, टॉपिक को समझो, खुद पॉइंट बना के खुद लिखना सीखो, एग्ज़ाम में वही निकलेगा जो आपके अंदर आपने बसा लिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि भाई WWF ने ये SDG गोल्स में बनने को बोला है। कम्युनिटी का रोल कि फ्रेंड्स ऑफ, जैसे एक वो आई थी एलिफेंट विस्परर वेब सीरीज़, उसमें दिखाया था कि कैसे कम्युनिटी रोल, कम्युनिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वगैरह में, या फिर जैसे मालधारीज हैं गुजरात में, वो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं करते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहे। अब ये बताया गया है कि अब भेड़िया का अटैक था तो UPPCS में आ सकता है कि भेड़िया न्यूज़ में था, तो भाई उसके फीचर्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। कैनिस ल्यूपस बोलते हैं, ठीक है, ये पैक में रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मोनोगेमस है। ये जो मतलब जो यूनिक चीज़ें हैं ना वो पता होनी चाहिए। मेल डोमिनेंस, सेंट मार्किंग, ये सारी चीज़ें ही करता है, UPSC में भी पूछ सकता है ये, क्योंकि वो फीचर्स बहुत पूछते हैं एनिमल वगैरह के। इंडिया में 2 स्पीशीज़ हैं, ग्रे वोल्फ है, वो लीस्ट कंसर्न है। भेड़िया जो जनरली हमारे नॉर्दर्न इंडिया में जो रहते हैं, यूपी में, वो दिख जाते हैं तो लीस्ट कंसर्न है। ये वनरेबल है हिमालयन वाले, ठीक है। शेड्यूल 1 में आते हैं, ये वैसे अमेंड हो गया ये एक्ट। ये कौन से एरियाज़ में, सेमी एरिड, ये वाले एरियाज़ में, इनका IUCN स्टेटस याद रखो बस, और कौन से एरियाज़ हैं वो याद रखो। अब ये क्या है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स,
इसमें मतलब प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ रहती है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन ने ये कुछ लॉन्च किया है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ओ माय गॉड, ये डे है, ये पीसीएस में पूछ सकते हैं। ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पूछ सकते हैं। सीसीएसी क्या है कि शॉर्ट टर्म जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट है ना, उनको रोकने के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसके अंडर आता है ये। और थीम क्या है, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर। आपसे अगर पूछे क्लीन एयर डे कौन सा, 7 सितंबर। क्लाइमेट क्लीन एयर कोलिशन ने ये लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा कि जो भी नए तरीके हैं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के, उनको एक मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक ही जगह पे, एक पोर्टल टाइप ये समझ लो। डेटा एक्सचेंज, पॉलिसी एक्सचेंज, ये सब वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। WHO की एयर क्वालिटी की जो गाइडलाइंस है ना, उनके जो टारगेट्स हैं उनको मीट करना है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है WHO की टाइमलाइंस को मीट कर पा रहा है, और आगे क्या वे फॉरवर्ड जरूरी है। ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। AQMX किसका है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। क्या करता है वो, पॉलिसी वगैरह जो है उनको एक्सचेंज करने के लिए एक पोर्टल है, उस पर सारा रहेगा। CCAC क्या है, शॉर्ट लाइफ क्लीन पॉल्यूटेंट हैं जो, उनको रोकने के लिए एक इनिशिएटिव है। ठीक है। 2012 में बना था। इसमें प्रीलिम्स में यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। शॉर्ट लिव्ड मतलब जिनका लाइफ टाइम कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, मीथेन, ब्लैक कार्बन, HFC। क्वेश्चन पूछ सकता है शॉर्ट लिव्ड कौन से हैं, तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। WHO की जो गाइडलाइंस है वो अभी इन्होंने रिवाइज की थी कि कितना कितना होना चाहिए एयर में। 2005 में करी थी या फिर 2021 में करी थी, यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। अब इसमें क्या है कि PM 2.5 और ये मेजर है, तो इनका देख लो कि पहले 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, वो 5 हो गया है। ठीक है। 24 आवर रेंज, और ये एनुअल रेंज है, यहाँ 25 से 15 हो गया है। हो सकता है प्रीलिम्स में भी पूछ लिया है, जिस साल मेंस में आया था उसके बाद अगला जो प्रीलिम्स था उसमें ये पूछ लिया था यूपीएससी में। पीसीएस में भी पूछ सकता है ना। इंडिया के टारगेट्स ऊपर हैं काफ़ी, तो 10 से 5 हो गया है, 25 से 15 हो गया है, इसका 20 से 15 हो गया है, और ये 50 से 45 हो गया। अब यहाँ से ये देखो 3 टाइम्स 24 वाली है, 15 3 45, 5 3 15। तो पता होनी चाहिए कि भाई PM 2.5 ज़्यादा खतरनाक है ना, तो ज़्यादा मात्रा में बहुत नुकसान कर देगा। तो ये 5 है, और ये 3 गुना 15, यहाँ से भी 3 गुना चल रहा है, 5 3 15, जो PM 10 है। एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं ना, उनको ज़रूरी होता है। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं ना ऊपर ऊपर से देख लिया करो। एयर क्वालिटी और क्लाइमेट बुलेटिन, क्लाइमेट को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखती है, उससे एयर क्वालिटी को लिंक करके कोई रिपोर्ट निकाल दी उन्होंने। ठीक है। अब इसमें बस ये पता होना चाहिए कौन निकालता है। इसमें बाकी जो फाइंडिंग्स वगैरह हैं मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करो। एयरोबायोलॉजी ये टर्म है, देख लो, टर्म्स वगैरह पूछ लेते हैं। इसमें ये जो बायो एरोजोल्स जो होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगल और ये सारे एयर में कैसे एयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी स्टडी है ये। ठीक है। तो कौन सी रिपोर्ट हो गई, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। टील कार्बन, टील कार्बन क्या होता है, इंडियाज फर्स्ट टील कार्बन स्टडी कहाँ पे, केवलादेव नेशनल पार्क में इसको किया गया है। टील कार्बन क्या है, टील कार्बन वो है जो कि नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में स्टोर, टाइडल है मतलब कि जैसे टाइडल एरियाज कौन से होते हैं, जो समुद्र के पास यहाँ पे टाइड्स होती हैं। बाकी फ्रेश वाटर वेट, बाकी जो एरियाज है, जो इनलैंड एरियाज है, वहाँ पे वेटलैंड्स है, बस वहाँ पे पानी भी है और वहाँ पे लैंड भी है। पूरा पानी वो नहीं है, मतलब एक मिडिल ग्राउंड है। वेटलैंड्स वो वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे जो स्वैम्स वगैरह हो गए, ये वाले एरियाज। तो इनमें क्या होता है, जो वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह है, उनमें जो कार्बन स्टोर होता है उसको टील कार्बन बोलते हैं।
ठीक है। ब्लैक ब्राउन कार्बन ये इनकम्प्लीट कंबशन से होता है ऑर्गेनिक मैटर के। अलग अलग टाइप के कार्बन है, हो सकता है पूछ लिए मैच द कॉलम में। पर्पल कार्बन कौन सा है भाई? इंडस्ट्रियल एमिशन से जो आता है पर्पल। पर्पल मतलब वैसा कलर है थोड़ा, ये डार्क डार्क कलर है, तो डार्क इंडस्ट्रियल एमिशन से यहाँ से रिलेट कर लो। ब्लू ओशन में जो कार्बन स्टोर्ड है, ठीक है। टील कार्बन जैसे अभी बताया वेटलैंड और फ्रेश वाटर में। ग्रीन कौन सा है? टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लैक कौन सा है? फॉसिल फ्यूल्स, एकदम जो डार्क, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल एमिशन से ग्रे, तो ये ग्रे और पर्पल है सेम से ही है, ठीक है। ब्राउन कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और रेड कार्बन कौन सा है? कार्बन रिलीज थ्रू बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन स्नो एंड आइस दैट रिड्यूस एल्बिडो। जो आइस का एल्बिडो होता है वो हाईएस्ट होता है क्लाउड आइस का। तो क्या एल्बिडो का मतलब होता है कि सनलाइट कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ ग्रीन मटेरियल होगा, बायोलॉजिकल पार्टिकल्स होंगे, तो वो सनलाइट को उसको कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका जो एल्बिडो है ना वो कम होता रहेगा धीरे धीरे। तो आपको पता है कि रेड कैसे है भाई? रेड मतलब कि वो रेड लाइन है कि भाई इससे आगे गया तो और नुकसान करेगा। एल्बिडो भी कम कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो कर रहा है वो तो रेड हो गया स्नो के ऊपर जो एल्बिडो कम कर रहा है वो। ब्राउन इनकम्प्लीट कंबशन, ये इंडस्ट्रियल एमिशन। पर्पल और ग्रे सेम है, फॉसिल फ्यूल के कंबशन से ब्लैक। ग्रीन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उससे। टील टील जो है वो वेटलैंड और फ्रेश वाटर की वजह से है। ब्लू कौन सा है? जो ओशन और सैंडी बैंड्स, नाम से पता चल रहा है। केलोदेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। बाकी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो होता है, बहुत ही इंडेंजर्ड जो जगह हो जाती हैं उनमें ये है। इसमें पहले चिलिका लेक भी था बट वो हट गया है अब। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी अगला है कि स्कीम फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब मतलब इतनी सारी स्कीम्स निकलती हैं छोटी छोटी, गवर्नमेंट बहुत ही मेजर स्कीम्स पूछती है। पीसीएस में उनकी डेट्स पूछ लेती है, किस लिए लॉन्च की, कितना बजट है वो पूछ लेती है। मेंस में उसके फीचर्स पे फोकस होता है, और यूपीएससी के प्रीलिम्स में उसका फीचर्स पे फोकस होता है। अब ये बहुत ही कोई नॉर्मल सी स्कीम है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह ये सब किया है, उसमें मेरे को नहीं लगता है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है, देखना चाहिए। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट को जो थ्रेश होल्ड है वो कितना है। 25 मेगावाट से ऊपर होगा तो लार्ज में होगा, और गवर्नमेंट ने उसे भी रिन्यूएबल में इंक्लूड कर लिया। पहले रिन्यूएबल में इंक्लूड नहीं था, तो इससे रिन्यूएबल जो उनके टारगेट्स मीट करने थे वो और अच्छे से मतलब वो मेट कर पाएंगे। बाकी के हाइड्रो पावर जैसे रिन्यूएबल पावर परचेज ऑब्लिगेशंस हैं, जिसमें कि जो आपकी जो पावर सप्लाई कंपनी है उनको मतलब खरीदना है जो इलेक्ट्रिसिटी है इससे बना हुआ, हाइड्रो पावर से बना हुआ, तो वो ऑब्लिगेशंस होते हैं। आरपीओ जो होते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी, एचपीओ स्पेसिफिक उसमें एचपीओ हाइड्रो पावर को ही खरीदना है। तो इससे हम क्या करते हैं कि भाई उनको बढ़ावा देते हैं कि और उनको बढ़ा सकें, वायबिलिटी उसकी प्रोजेक्ट की हो सके, ठीक है। अगला है कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइन फॉर बेस्ट बैटरी वेस्ट, तथा स्पेसिफिक मतलब नहीं पूछता है भाई। और अगर प्रीलिम्स में आया ना, तो मैं प्रीलिम्स की जो वीडियो डाल रहा हूँ ना, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आप रट के सॉल्व नहीं कर सकते, बिलीव मी। ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको आप सबको नहीं रट सकते, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ होगी ऑप्शन में जिससे आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे। आपको ज़रा सा भी आइडिया है बैटरी वेस्ट क्या है भाई? ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनसे बैटरी जो है उनको डिस्कार्ड करेंगे तो वो भी तो एक वेस्ट है। उसके रिगार्डिंग क्या कंपनसेशन देना है उसका एक गाइडलाइन है। ये मतलब ये गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन निकाल रही है, गवर्नमेंट को तो देश चलाना है ना भाई। अब वो ये देख के नहीं निकाल रही ना यूपीएससी या पीसीएस वाले को मैं पढ़ाने के लिए निकाल रहा हूँ। तो करंट अफेयर की आजकल क्या हो गया है कि हर टेंडेंसी हो गई है, क्योंकि जनरली होता है कि हमारे कोचिंग से सब आया तो सब कवर कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि पहले यूपीएससी ने अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया
तो मतलब उस पर तो बाढ़ आ जाती है। अगले साल जो करंट अफेयर कोचिंग निकालेंगे उसमें सब दे देंगे भाई, उसने पूछ लिया वो नहीं पूछेगा दोबारा, फिर वो अगला कुछ लाएगा। मतलब तुम ये चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जो करंट अफेयर की मैगजीन थी 2017 में, वो मंथली 70 60 70 पेज की होती थी, वो बढ़ते बढ़ते 150 पेज की हो गई है। वो क्योंकि आप वो एक ऐसा एग्ज़ाम है, उसको आप कैच नहीं कर सकते, आप कॉमन सेंस से ही उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, 5 5 क्वेश्चन, उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें आप क्वेश्चन देख लो। पीएससी का पेपर टफ नहीं आता भाई, प्रीलिम्स तो नहीं आता। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत सोच समझ के बनाते हैं, उसमें रटने का रोल है ही नहीं। प्रीलिम्स में तो मैं मानता हूँ कि अगर आप कॉमन सेंस से बैठे हो ना, एक पजल है, गेम है, वो करना है। मैं कोई बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत पढ़ा था, उसके बाद मैंने बहुत नॉर्मल पढ़ के, मैंने ये मैगजीन और PT 365 मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। बस हाँ ये था, मैं अखबार पढ़ता था रोज़, उसमें मेरे को पता होता था, एक कॉमन जनरल अंडरस्टैंडिंग होती थी, मेरा स्कोर ठीक ठाक रहता था। तो इस ये जो टिट छोटी मोटी न्यूज़ है ना, इसमें अपना भेजा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ो। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं बता दूंगा। इंडिया जर्मनी प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी, अब ये PCS में आ सकता है कि क्या इन्होंने एक प्लेटफॉर्म इन्होंने किया है ग्लोबल एनर्जी री इन्वेस्ट मीट में। तो री इन्वेस्ट क्या है, ये ऑर्गेनाइज करता है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंडिया और जर्मनी के बीच एग्रीमेंट हुआ है, ये पूछ सकता है। ये मीट कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये ऑर्गेनाइज करता है। जर्मनी और इंडिया का प्लेटफॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ठीक है, ये पूछ सकता है। ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शायद नॉर्वे के साथ है हमारा। ग्रीन GSDP अगर पूछेगा, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप जर्मनी के साथ है। ठीक है, री इन्वेस्ट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ये मीट ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री। एनर्जी ट्रांजिशन प्रिंसिपल्स बाय UN, वाह, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, कुछ भी नहीं पढ़ना है, हटाओ इसको। क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल, अब ये यार ये शब्द देख के समझ में आना चाहिए कि क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल क्या होंगे। एनर्जी ट्रांजिशन में क्या चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह है, उसमें जो मिनरल, उसमें जो कंपोनेंट्स यूज होंगे वो हो गए वो वाले, लिथियम वगैरह जो है, लिथियम बैटरी में यूज होगा, कोबाल्ट यूज होगा। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, बस खत्म। इंटरनेशनल ज़्यादा से ज़्यादा है तो ये देख लो, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन का क्या है काम, ये कब बनी। ठीक है, 5 स्पीशीज़ हैं इसमें, कुछ नहीं देखना आपको। हाँ ये डिफरेंस देख लो फीचर्स में अगर पूछेगा तो। वाइट राइनो, इंडियन राइनो, लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियंस, एलिफेंट के बाद सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, 2 हॉर्न सेम है। ठीक है, इंडियन राइनो का 1 हॉर्न होता है, ये याद रखना है। ये गुड स्विमर्स होते हैं, ये पुअर स्विमर्स होते हैं, वाइट राइनो। ठीक है, नियर थ्रेटेंड, इंडियन राइनो वनरेबल, ये याद रखना है बस आपको। ठीक है, वाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है, ये वनरेबल है। बाकी ये सुमत्रन जायवन ये ख़त्म ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। 2 आपको पता होना चाहिए, वाइट, इंडियन। ठीक है, ये अफ्रीका में मिलते हैं और ये एशियन राइनो, इंडियन राइनो इंडिया वाले रीजन में मिलते हैं, इंडिया एशिया रीजन में। ये स्कीम्स है सेंट्रली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ एरिया जो हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटेक्टेड एरिया को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके आउटसाइड वाले एरियाज को करता है। अभी फ़िलहाल 22 स्पीशीज़ के अंदर है। ठीक है, रिकवरी जिसमें हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकवरी कर रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन सी सब स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट चीता है। ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लाइन, ये आपको मतलब मोटा मोटा पता होना चाहिए कि ये मेजर प्रोजेक्ट हैं वो हैं इसके अंदर। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये मर्ज कर दिया गया है, इसको ऐसे बोल दिया, ये डेली की वो न्यूज़ है। CDRI का एनिवर्सरी, अब इसमें एनिवर्सरी में क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट तो हुआ नहीं है अंडर, इसमें बस CDRI के बारे में देख लो, कब लॉन्च हुआ था ये, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप, क्योंकि इंडिया
का इनिशिएटिव है ये, ठीक है। ये रिपोर्ट रेजिलियंस के लिए ना, क्लाइमेट से पोल्यूशन है जो डिज़ास्टर रेजिलियंस के लिए, तो जितनी भी चीज़ें हैं रेजिलियंस वाली इंफ्रास्ट्रक्चर वो रिपोर्ट निकालेगा। IRSI ये इसके अंडर एक इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स को इसके अंदर लाया गया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है ICDRI, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड। जहाँ भी रेजिलियंस आएगा CDRI के अंडर मार देना। इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया का पेपर है भाई, वही पूछेगा। ये पॉलिसी है, ये एक्ट वगैरह ये सब आपको पता ही होगा, ये बहुत ही मेजर है, ठीक है। टार्डीग्राड्स, टार्डीग्राड्स क्या होते हैं कि एक्वेटिक एनिमल है, छोटा सा ऐसा दिखता है ये, ठीक है। हर जगह ये आपको मिलेगा। इनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी ये झेल जाते हैं, रेडिएशन हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फ्रीजिंग। तो मतलब अगर ये बोलते हैं कि दुनिया ख़त्म भी हो जाए ये बचे रहेंगे, मेटाबॉलिज्म को एकदम ख़त्म कर देते हैं ये, तो उसके लिए एनर्जी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो बायोसिस बोलते हैं उसको। दूसरा इनका नाम है वाटर बियर्स, दिख भी वैसे ही रहे, मॉस पिगलेट्स, ठीक है। अगला क्या है, अब ये कहीं आसाम में ये कुछ मिला है, डेसिपियंस। अब ये इसको बर्ड डंग भी बोलते हैं, बर्ड ड्रॉपिंग क्रैब स्पाइडर, स्पाइडर है ये, ठीक है। ये बहुत ही मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ी ये चीज़ें कि स्पेसिफिकली कि प्रीलिम्स में ये पूछ ही लेगा। वाटर स्पिनच, ये देख लो, एक एक्सरसाइज है NDA में और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस वगैरह के लिए। क्या है एक्सरसाइज एक, क्या अटाकामा का आपको पता है ड्राइएस्ट डेजर्ट है, सॉल्ट वहाँ पे सॉल्ट फ्लैट है, उनको सलार डी अटाकामा बिगेस्ट सॉल्ट डिपॉजिट चिली में जो है वहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे लिथियम रिजर्व्स वगैरह मिलते हैं, सैंड। बस ये आपको इतना पता होना चाहिए बस। तो ये इन्वायरमेंट का ख़त्म हो गया, अब इसके बाद इकोनॉमी या सोशल इश्यूज़ का कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।